All dear students of class 11, you are all welcome to your own channel क्रैक बोर्ड एग्जाम। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो लेसन में हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश कोर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो आपकी होने वाली बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पैसेज को देखते हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफन रेफर्ड टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। और अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रायः पृथ्वी का क्या कहा जाता है? लंग्स कहा जाता है। और क्या है? इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र है। स्पैनिंग एक्रॉस 9 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। और ये साउथ अमेरिका में 9 देशों में फैला हुआ है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और यह इसका जो एरिया है वो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑन द प्लैनेट। और यह प्लैनेट का यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ठीक है। दिस वास्ट फॉरेस्ट इज होम टू एन incredible variety of wildlife including jaguar, sloth and more than 400 billion trees। और यह विशाल जंगल जो है वो इस जंगल में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे जगुआर, स्लॉथ एंड मोर देन 400 बिलियन ट्रीज हैं। ठीक है। अमेजन प्लेज ए वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। और अमेजन पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन को पैदा कर विच हेल्प्स मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। द फॉरेस्ट आल्सो रेगुलेट्स रेनफॉल पैटर्न्स। और क्या करता है? यह जंगल जो है वो वर्षा, ठीक है, वर्षा को भी नियंत्रित करता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर साइकिल, प्रोवाइडिंग एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड फ्रेश वाटर। और वाटर साइकिल जल चक्र में भी अपना योगदान करता है और आवश्यक संसाधनों को भी, जो कृषि के लिए आवश्यक है, स्वच्छ जल के लिए आवश्यक है, उसे भी मुहैया कराता है। However, the Amazon faces significant threats। फिर भी अमेजन को खतरों का सामना करना पड़ रहा है, मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा। ठीक है। सच एज डिफॉरेस्टेशन, इलीगल लॉगिंग एंड माइनिंग। और जैसे अंधाधुंध, गैर कानूनी पेड़ों की कटाई। एज लार्ज एरियाज आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग एंड as large areas are cleared for farming and cattle ranching। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र को क्या है, साफ कर दिया जाता है पेड़ों को हटा करके कृषि के लिए और जानवरों के लिए चारागाह को बढ़ावा देने के लिए। नॉट ओनली इज बायोडाइवर्सिटी थ्रेटन। और इससे केवल बायोडाइवर्सिटी प्रभावित नहीं होता है, बट फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज वीकेंड। और जंगल की जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। एक्सीलरेटिंग क्लाइमेट चेंज। और इससे क्या होता है? क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर crucial in protecting this delicate ecosystem। कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रूशल मीन्स सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, यानी कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है, सुरक्षा की जो कोशिशें हैं उसकी आवश्यकता है इस इकोसिस्टम, इस पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए।
इफ डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू एट द करेंट रेट, और वनों की कटाई अगर इस तरह चलती रही तो द अमेजन कुड रीच या टिपिंग पॉइंट, तो अमेजन फॉरेस्ट का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, खतरे में आ जाएगा। वेयर वेयर where it may no longer be able to sustain its vital role in the global environment, और जहाँ ये क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता नहीं रहेगी, और ये ग्लोबल इन्वायरमेंट जो विश्व स्तर का वातावरण है उसमें जो इसकी भूमिका है वो अपनी भूमिका को ये नहीं निभा पाएगा। प्रोटेक्टिंग द अमेजन इज नॉट जस्ट अबाउट सेविंग ट्रीज, और अमेजन को बचाना केवल पौधों को बचाना नहीं है, बल्कि क्या है, इट्स अबाउट सेफ गार्डिंग द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के भविष्य को बचाना है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स क्लाइमेट, और पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रण करने में अमेजन रेन फॉरेस्ट की मेन भूमिका क्या है। ठीक है, तो राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज थ्रेट टू द अमेजन रेन फॉरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जिसकी चर्चा जंगल के खतरा के रूप में नहीं किया गया है पैसेज में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डिफॉरेस्टेशन, इलीगल लॉगिंग, माइनिंग, ओवर पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी चर्चा नहीं हुई है। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ मच एरिया डज द अमेजन रेन फॉरेस्ट कवर, कितना क्षेत्र अमेजन रेन फॉरेस्ट कवर करता है। तो हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन, अमेजन में जंगल की जो कटाई है, वनों उन्मूलन का परिणाम क्या है। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर साइकिल, इसका कॉन्सिक्वेंस देखना है, रिजल्ट देखना है, रिजल्ट क्या है, तो करेक्ट राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इट वीकेंस द फॉरेस्ट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एब्रीविएशंस इन नोट मेकिंग, नोट मेकिंग में एब्रीविएशंस मीन संक्षिप्त शब्द। ठीक है, संक्षिप्त शब्द का प्रयोग करने का क्या कहते हैं, प्राइमरी एडवांटेज क्या है, यानी इसकी पहला लाभ क्या है। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू राइट द नोट्स। तो 6 का करेक्ट क्या हो जाएगा, 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इट रिड्यूसेस द टाइम टेकन टू राइट द नोट, नोट्स लिखने में जो समय लगता है उसमें इसकी बचत होती है। ठीक है, जब हम एब्रीविएशंस का प्रयोग करते हैं तो कम समय में हम नोट मेकिंग को कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन राइटिंग ए समरी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, समरी लिखते समय निम्नलिखित में से किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यूजिंग ऑन वर्ड्स, पैराफ्रेजिंग द ओरिजिनल कंटेंट, इंक्लूडिंग अननेसेसरी
अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, अनावश्यक बातों को शामिल करने से हमें बचना चाहिए। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम योर पोएम केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 8 to 10। द लेबरनम टॉप इज ब्लूमिंग, लेबरनम टॉप जो है उसमें फूल लगे हुए हैं। इट्स टेसल्स एलो, और इसके जो टेसल्स हैं वो पीले रंग के हैं। एंड इट्स लॉन्ग स्मॉल ब्रांचेस सॉफ्टली वेविंग, और इसकी लंबी छोटी डालियां जो हैं वो झूम रही हैं। द बर्ड्स वॉइस इज हर्ड इन द हॉलो ऑफ द ट्री सिंगिंग इट्स सॉन्ग, और पक्षी की आवाज़ जो है वृक्ष के हॉलो, यानी वृक्ष के हॉलो में इनकी आवाज़ सुनी जाती है गीत को गाते हुए। एट द सेम टाइम द लेबरनम्स गोल्डन ग्लो फील्स द एयर एंड इन इट्स शेड, और उसी समय लेबरनम की जो सोने की जैसी जो ग्लो है, चमक है, फील्स द एयर, और वो हवा में वो चमक बिखर जाती है। एंड इन इट्स शेड, और इसकी छाया में उसकी चमक बिखर जाती है। द बर्ड सिंग्स इट्स गोल्डन ट्यून टू द विंड्स ब्रीज, और पक्षी जो है अपने बहुत ही सुमधुर धुन में जो है हवा के साथ पक्षी गाता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप, ठीक है। लेबरनम टॉप नामक कविता में प्राइमरी जो इमेज है, एक प्राथमिक जो चित्र है, ठीक है, प्राथमिक जो चित्र है, व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब, ठीक है, उसका व्हाट इज द प्राइमरी इमेज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप की कविता में वो प्राइमरी इमेज क्या है जिसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। द लेबरनम ट्री ब्लूमिंग विद येलो फ्लावर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What effect does the bird have on the laburnum tree in the poem? कविता में, ठीक है, पक्षी जो है वो कौन सा प्रभाव लेबरनम ट्री पर डालता है, ठीक है। तो 9 का राइट आंसर, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इट एड्स लाइफ टू द स्टिलनेस ऑफ द ट्री, और पेड़ की शांति में, स्टिलनेस में यह क्या करता है, जीवन डाल देता है। एक क्या कहते हैं, एक क्रिया डाल देता है, हलचल, ठीक है, हलचल पेड़ों में होने लगती है, ठीक है, पक्षी के आने से। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वर्ड इन द पोएम सजेस्ट्स द सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री, सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ द ट्री, पेड़ की हलचल को दिखाता है कविता में कौन सा शब्द, तो स्वेइंग, ठीक है। तो 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वेइंग, झूमना, ओके। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेन एंड द अर्थ एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन जो कविता है उसमें बारिश और पृथ्वी के बीच कौन से रिश्ते को जो है दिखाया गया है, और उनके बीच रिश्ता क्या है, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द रेन प्रोवाइड्स लाइफ टू द अर्थ, वर्षा जो है पृथ्वी को जीवन प्रदान करती है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डज द पोइट फील अबाउट द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन के चले जाने को लेकर कवि किस तरह महसूस करता है, ठीक है, कवि किस तरह महसूस करता है। ही रिग्रेट्स लूजिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वह बचपन का इनोसेंस, बचपन का वो भोलापन चले जाने से कवि अफसोस करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द पोएम फादर टू सन हाईलाइट्स अबाउट फैमिली रिलेशनशिप? ठीक है, फादर टू सन नामक जो कविता है वो पारिवारिक रिश्ते के बारे में क्या दर्शाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द कॉन्फ्लिक्ट दैट कैन अराइज फ्रॉम जेनरेशनल डिफरेंसेस। ठीक है, तो 13 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14, what event led to the emotional separation between the narrator and his grandmother? ठीक है, अपनी दादी और जो नरेटर हैं उनके बीच, ठीक है, दादी और उनके नरेटर और उनके दादी के बीच जो है कौन सी घटना जो है एक भावनात्मक सेपरेशन, ठीक है, एक भावनात्मक अलगाव की भावना को जन्म दिया, किस घटना ने? ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द नरेटर्स डिपार्चर फॉर फॉरेन स्टडीज। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर? ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हमें मरने से, हम लोगों को मरने से डर नहीं है यदि हम लोग सभी एक साथ हैं। ठीक है, तो इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है? इसमें मेन कैरेक्टर्स, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 2 यंग बॉयज एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है, जो 2 यंग बॉयज कौन है? आप जानते हैं, जोनाथन और सुजैन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ ओल्ड वाज किंग टूटनखामुन व्हेन ही बिकेम फेरो? ठीक है, जब वो फेरो बने, ठीक है, तो उस समय खामुन की राजा जो टैटून खामुन है उनकी उम्र क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 9 years old। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम, केंद्रीय विषय द एलिंग प्लैनेट का क्या है? द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन सेविंग द प्लेनेट। वातावरण का डिग्रेडेशन होना, वातावरण का खराब होना, एंड द रोल ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन सेविंग द प्लेनेट, और इस प्लेनेट को बचाने में जो हरित आंदोलन है उसकी भूमिका। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गायटोंडे ट्रैवलिंग टू? और प्रोफेसर गायटोंडे जो है वो कहाँ से यात्रा कर रहे थे? फ्रॉम वेयर वाज प्रोफेसर गायटोंडे ट्रैवलिंग टू, कहाँ से वो यात्रा कर रहे थे? तो करेक्ट राइट आंसर, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन राइट हो जाएगा फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज मेंट बाय कोरा? कोरा का क्या अर्थ होता है? ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, कोरा का अर्थ होता है सरकम एम्बुलेशन। ठीक है, सरकम एम्बुलेशन। ओके, सरकम एम्बुलेशन मीन्स वॉकिंग अराउंड सम सैक्रेड प्लेस, आणि कोई पवित्र स्थल के चारों तरफ घूमना आणि परिक्रमा करना, तो याद रखना। ठीक है, कोरा मीन्स सरकम एम्बुलेशन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूट्स डेथ
What mystery surrounding King Tut's death is still discussed in Discovering Tut? The saga continues. ठीक है, कौन सी रहस्य की बात यानी किंग टूट की मृत्यु के बारे में जो है अभी भी चर्चा की जाती है। ठीक है, इन डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज लेसन में। ठीक है, तो 20 का करेक्ट क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हिज डेथ, और उसकी मौत का सही कारण, विच रिमेन्स अनक्लियर डिस्पाइट इन्वेस्टिगेशंस, और जांच के बाद भी ठीक है ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में मेन कैरेक्टर्स कौन है, मुख्य पात्र कौन है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अरम एंड मोराद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द स्टोरी द एड्रेस एक्सप्लोर अबाउट पोस्ट वार ट्रोमा? ठीक है, द एड्रेस जो कहानी है वो लड़ाई के बाद की जो एक मानसिक स्थिति है, जो ट्रोमा है, ठीक है, उसके बारे में ये कहानी क्या एक्सप्लोर करती है, क्या बताती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इमोशनल वेट ऑफ रिटर्निंग टू अ होम फील्ड विद पेनफुल मेमोरीज। और एक भारी मन से घर को लौटना, और एक क्या कर सकते हैं, पेनफुल मेमोरीज और दर्द भरे यादों के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मदर्स डे टू ऐड ह्यूमर टू द स्टोरी? ठीक है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस मीन्स कौन सा अलंकार जो है कई बार जो है प्रयोग किया गया है मदर्स डे में? ठीक है, टू ऐड ह्यूमर टू द स्टोरी, कहानी में हास्य रस को जोड़ने के लिए, हास्य रस को उत्पन्न करने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट इसका राइट 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, आयरनी हो जाएगा। ठीक है, आयरनी मीन्स क्या होता है? विडम्बना होता है। ठीक है, यानी जब जो मदर हैं, जब माता जी विनम्र रहती थी तो उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, और जब वो हार्श हो गई, ठीक है, तो उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये तो आयरनी वाली बात हो गई ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड? ठीक है, एक दुनिया की घाट में सेंट्रल फिगर कौन है, यानी केंद्रीय पात्र कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अमिताभ घोष हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट मोरल डायलेमा डज डॉक्टर एंड्रयू फेस इन बर्थ? ठीक है, कौन सी एक नैतिक दुविधा डॉक्टर एंड्रयू जो हैं वो बर्थ के समय जो है वो सामना करते हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वेदर टू इंटरवीन विद मॉडर्न मेडिकल प्रोसीजर्स और लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, मीन्स क्या हो गया कि आधुनिक मेडिकल की जो प्रक्रिया हैं उसके साथ छेड़छाड़ करना, या तो प्रकृति को अपना कार्य करने देना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ जस्टिस? ठीक है, कविता जो द टेल ऑफ मेलन सिटी है वो न्याय की जो प्रकृति है
ठीक है, उस पर कैसे मतलब देखती है कविता। हाउ डज द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी रिफ्लेक्ट। ओके, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इट हाईलाइट्स हाउ जस्टिस कैन बी आर्बिट्रेरी एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रिवियल फैक्टर्स। और ये कविता ये दिखाती है कि किस प्रकार से न्याय जो है मनमाना जो है हो सकता है और ये तुच्छ कारणों से इसे ये प्रभावित हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इन नोट मेकिंग व्हाट डज की पॉइंट्स रेफर टू। नोट मेकिंग में की पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या बताते हैं? पर्सनल ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट, मेन आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, की पॉइंट्स यही बताते हैं, मेन आइडियाज बताते हैं और सपोर्टिंग डिटेल्स और मेन आइडिया से जुड़ी हुई जो बातें होती है वो बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल राइटिंग अ समरी। और समरी लिखते समय निम्नलिखित में से कौन सी बात को जो है हमें टालना चाहिए, हमें उससे बचना चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, अनावश्यक बातों को शामिल करने से, लिखने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज एन एप्रोप्रिएट क्लोजिंग फॉर ए फॉर्मल लेटर। और औपचारिक पत्र के लिए जो उचित क्लोजिंग होता है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, तो आप सभी ये तो जानते ही होंगे। 29, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योर्स फेथफुली। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज शुड बी द फोकस इन ए नोट मेकिंग एक्सरसाइज। नोट मेकिंग एक्सरसाइज में निम्नलिखित में से कौन सा जो है फोकस होना चाहिए, यानी हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, पैराफ्रेजिंग द इंटायर टेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग एंड राइटिंग डाउन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी आवश्यक जानकारी को पहचान करके उसे लिखना, ये होता है ना नोट मेकिंग। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, 30 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज नोट्स। ठीक है, नोट्स को ऑर्गेनाइज करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि नोट्स बनाते समय हमें हेडिंग्स का प्रयोग करना होता है और फिर उससे रिलेटेड जो बातें होती है फिर उसकी सब हेडिंग बनानी होती है। तो हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड बुलेट पॉइंट्स। ओके, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, 32, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग इन एकेडमिक सेटिंग्स। और शिक्षा जगत में नोट मेकिंग का पहला जो है उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर की पॉइंट्स फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 32 का बी हो जाएगा, टू ऑर्गेनाइज एंड रिमेंबर। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से की पॉइंट्स को लिखना और उसे बाद में प्रयोग के लिए उसे याद रखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन राइटिंग ए लेटर टू ए गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, और जब कोई सरकारी पदाधिकारी को पत्र लिखते हैं, विच फॉर्मेट शुड बी फॉलोड। तो कौन से फॉर्मेट, ठीक है, कौन सी संरचना का अनुसरण किया जाना चाहिए? तो आप सभी जानते हैं कि बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मल होता है। ठीक है, तो 33
का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके। 34 विच ऑफ दीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड नोट, और एक अच्छा नोट का निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है। ठीक है, क्लैरिटी एंड ब्रीविटी, यानी स्पष्टता होनी चाहिए और ब्रीविटी होनी चाहिए। ठीक है, और संक्षिप्तता, ब्रीविटी होनी चाहिए। ओके, तो 34 का करेक्ट जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा जो है रिपोर्टेड स्पीच में है, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो आप सभी इसे तो आसानी से कर सकते हो। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी, ये रिपोर्टेड स्पीच में है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी, उसने मुझसे कहा कि वो व्यस्त थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ट्रांसफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट स्पीच को चुनना है। आई कैंट फाइंड माई कीज ही सेड, उसने कहा मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ही सैड दैट ही कुडंट फाइंड हिज की, उसने कहा कि उसे चाबी उसकी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो कैन का इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, कुड हो जाता है। ठीक है, तो 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30C का राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा। ओके, 36 का बी हो जाएगा। 37 चूज द करेक्ट डिटरमाइनर डैश स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, या फ्यू सम मच फ्यू। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि ये सारी डिटरमाइनर्स हैं, और डिटरमाइनर्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स। ठीक है, वो आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड क्वांटिफायर्स। ओके, डिटरमाइनर्स के अंतर्गत ये सारे जो हैं ग्रामर के लेसन आते हैं। तो 37 का करेक्ट 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यह फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, यानी कुछ ही विद्यार्थी परीक्षा पास हुए। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइनर्स इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिटरमाइनर जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है ज़्यादा इन मैनी डिफरेंट सिचुएशंस में आप देखेंगे तो मैनी का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 चूज द करेक्ट डिटरमाइनर देयर इज डैश वाटर इन द ग्लास। ठीक है, देयर इज वाटर क्या हो जाएगा करेक्ट, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ठीक है, ग्लास में क्या है, थोड़ा पानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ योर डिटरमाइनर। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य में इनकरेक्ट यानी गलत प्रयोग हुआ है डिटरमाइनर का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स ये एडवाइस ऑन हिज करियर, वो अपने करियर में एडवाइस चाहता है। ये गलत क्यों है प्यारे विद्यार्थियों, एडवाइस जो है, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यू नो इन इंग्लिश में एडवाइस जो है वो अगणनीय संज्ञा है, और इसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यह पीस ऑफ एडवाइस यू कैन यूज। ठीक है, इन स्टेड ऑफ ए। ठीक है, ए की जगह पर आप यह पीस ऑफ एडवाइस प्रयोग कर सकते हैं, बट ओनली ए इज नॉट अलाउड। ओके,
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 MCQ को किए। और यदि वीडियो आप सबों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा और क्लास 8, 9, 10, 11, 12 की संपूर्ण तैयारी जो है इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।